हो गया। हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो आप सभी लोग कैसे हैं और अपनी पढ़ाई को भी आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग अपनी जो बायोलॉजी की सीरीज़ देख रहे थे 1200 क्वेश्चंस की, तो उसमें हम लोग अपने 127 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे आपके साथ ही साथ उनको भी हमने एक साथ बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छी तरीके से जितने भी क्वेश्चन होते जा रहे हैं उनके सारे फैक्ट्स नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के समय आपके पास वही सारे फैक्ट्स समय समय पर रिवीजन करने में काम आएंगे। वहां से आप अपनी तैयारी को क्या कर पाओगे, बेहतर कर पाओगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो बेटा अपना हुआ था वो ये हुआ था, जब जानवर अन्य मृत जानवरों पर भोजन करते हैं तो प्राकृतिक रूप से मरे या किसी अन्य जानवर पर द्वारा मारे गए हैं तो इस संबंध को क्या कहा जाता। तो इस संबंध को हम लोग कहते थे स्क्वैजिंग। क्या कहते थे, स्क्वैजिंग। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन अपना देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक उपकरण है, मतलब प्रोटेक्टिव डिवाइस। प्रोटेक्टिव डिवाइस की अगर बात करें ऑप्शन दिए गए कैमोफ्लेज, प्रतिस्पर्धा, सिम्बायोसिस एंड कमेंसलिज्म। चार ऑप्शन दिए गए। तो आप ध्यान रखना बेटा, अगर बात की जाए किसकी, सुरक्षात्मक उपकरण की, तो सुरक्षात्मक उपकरण क्या होता है। आप कहोगे सर कैमोफ्लेज एक तरीके से यूज कर सकते हो। कैमोफ्लेज क्या होता है कि प्राकृतिक वातावरण में आप अपने आप को छिपा लेना। क्या होता है कैमोफ्लेज, वातावरण में अपने आप को छिपा लेना। जैसे हमने आपसे कहा एक आर्मी का जवान ले लो, जैसे आप हो, आपकी नौकरी लगी और आपकी जंगल में ड्यूटी लगेगी। तो आपको जंगल में लगने के बाद जो वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है, मतलब हरी पेड़ पौधे पत्तियां जो भी हैं, उनके जैसे आप अपनी आकृति को, मतलब उसी में अपने आप को क्या करना, छिपा लेना। तो यही होता है कैमोफ्लेज, कि उसी आकृति में अपने आप को छिपा लेना। जैसा पेड़ पौधे पत्तियां उसी तरह से आप अपनी बॉडी को परिवर्तित कर लो या उसी में छिपा लो। तो यही बेटा हमारा होता है क्या, कैमोफ्लेज। तो आप सभी लोग ध्यान रखोगे कि कैमोफ्लेज क्या होता है। तो कैमोफ्लेज ये क्या है, रंग या आकार से पर्यावरण में घुलकर, जो रंग है या आकार है ये किसमें, आपके इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में क्या हो जाता है, घुलकर छिपना। तो लिख लो आप बेटा, जो हमारा क्या है कैमोफ्लेज, जो क्या है हमारा कैमोफ्लेज, जो क्या है हमारा कैमोफ्लेज। ठीक है, क्या है, तो कहोगे कैमोफ्लेज रंग या आकार से, क्या, रंग या आकार से बेटा। ठीक है ना, रंग या आकार से, रंग या आकार से पर्यावरण में, रंग या आकार से पर्यावरण में घुलकर, पर्यावरण में घुलकर छिपना है। क्या है, या कह सकते हो शिकारियों से सुरक्षा। अब शिकारी है तो शिकारी, अगर आप आर्मी के जवान होती है क्या है, आप किसी आतंकवादी एरिया में फंस चुके हो, तो अगर आप इस तरह के वातावरण में अपने आप को छिपा लेते हो तो आप शायद उस समय के लिए, आप अकेले हो तो उस समय के लिए आप बचने में क्या होगे, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आतंकवादियों से बचने के लिए आप उस समय के लिए सेफ हो। या यहाँ पे हम यूज करें तो शिकारियों से छिप सकते हो या शिकारियों से सुरक्षा कह सकते हो। ठीक है ना, शिकारियों से सुरक्षा, शिकारियों से सुरक्षा बेटा। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा प्रोटेक्टिव है। ठीक है ना। तो कैमोफ्लेज रंग या आकार से पर्यावरण में घुलकर छिपना है, ये शिकारियों से सुरक्षा। अगर बात हम करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या होता है, कहोगे सर गिरगिट ले लो। क्या ले लो, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बेटा हम बात कर लें तो एग्जाम्पल उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, गिरगिट। गिरगिट ये जैसा वातावरण वैसा अपने आप को छिपा लेता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, छीड़ कीट। क्या, छीड़ कीट, छीड़ कीट जो पत्ती जैसे दिखते हैं। कैसे, जो पत्ती जैसे दिखते हैं, जो जो पत्ती जैसे दिखते हैं, जो पत्ती जैसे दिखते हैं। ठीक है ना, जो पत्ती जैसे दिखते हैं ना। क्लियर है ना। तो कैमोफ्लेज क्या है, ये रंग या आकार से पर्यावरण में घुलकर छिपना है, शिकारियों से सुरक्षा है। एग्जाम्पल की बात करें तो गिरगिट कह सकते हो, छीड़कीट कह सकते हो। अगर हम बेटा बात करें, आपका दिया गया एक ऑप्शन सिम्बायोसिस, तो कहोगे सर सिम्बायोसिस क्या है। तो ये सिम्बायोसिस हमारा एक सहजीवन है। क्या है, सहजीवन है, लिख लो इसको। ये क्या है, तो ये एक हमारा सहजीवन है। यह हमारा क्या है, तो कहोगे ये हमारा सर सहजीवन है, और जिसमें दोनों लाभ ही होते हैं हमारे। क्या होते हैं, कहोगे सर ये सहजीवन है और इसमें दोनों हमारे क्या होते हैं, दोनों हमारे लाभ होते हैं।
ठीक है ना। और ऑप्शन दिया गया प्रतिस्पर्धा, तो अगर हम प्रतिस्पर्धा की बात करें कि ये प्रतिस्पर्धा हमारा क्या हो जाता है, तो कहोगे सर प्रतिस्पर्धा हमारा होता है संसाधनों के लिए संघर्ष है। किसके लिए? संसाधनों के लिए संघर्ष है, इसमें कोई सुरक्षा नहीं, लिख लो संसाधनों के लिए, संसाधनों के लिए संघर्ष है। संसाधनों के लिए क्या है? संघर्ष है, कोई सुरक्षा नहीं इसमें बेटा, क्या कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है बेटा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक उपकरण है, तो कहोगे सर कैमोफ्लेज। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बेटा कैमोफ्लेज। कौन सा हो जाएगा? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज रंग या आकार से पर्यावरण में घुलकर अपने आप को छिपा लेता है, यानी आप कह सकते हो ये शिकारियों से सुरक्षा करता है हमारी, ठीक है ना। इसी तरह एग्जाम्पल की बात करें तो गिरगिट और छेड़कीट हो जाएंगे। अगर हम पूछें कि सर सिम्बायोसिस क्या है, तो आप कहोगे सर सिम्बायोसिस हमारा क्या है? सहजीवन है। सहजीवन है, इसमें दोनों लाभ ही होते हैं। और अगर बात हम प्रतिस्पर्धा की करें तो ये एक संसाधनों के लिए हमारा क्या है बेटा? संसाधनों के लिए एक हमारा संघर्ष है जिसमें कोई सुरक्षा नहीं होता है। और अगर बात करें क्या कॉमेंसलिज्म दिया गया है, तो इसमें एक लाभ होता है और दूसरा नुकसान नहीं, एक लाभ और दूसरा नुकसान नहीं। तो ऑप्शन आपका बेटा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज हमारा क्या प्रोटेक्टिव डिवाइस हो जाता है, जो सुरक्षात्मक उपकरण हो जाता है, ठीक है ना। तो कैमोफ्लेज ये आपका एक इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड भी है। क्या है? इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड भी है। जब आप एयरफोर्स का एग्जाम दोगे तो वहां पे वोकैब आपसे पूछी जाएगी, तो पूछा जाएगा बताओ कैमोफ्लेज क्या है हमारा, ठीक है ना। तो प्राकृतिक वातावरण में अपने आप को छिपा लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। कह रहा कि जल फर्न अजोला और नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम एनाबीना का संबंध किससे है? क्या कह रहा है कि जल फर्न अजोला और नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम एनाबीना का संबंध किससे? तो ऑप्शन इज परजीवी, सिम्बायोटिक, शिकार और प्रतिस्पर्धा। शिकार और प्रतिस्पर्धा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन आप ध्यान रखना बेटा कि जल फर्न अजोला जो हमारा है, नाइट्रोजन और फिक्सिंग जैसे साइनोबैक्टीरियम एनाबीना का संबंध है किससे? सिम्बायोटिक से। किससे संबंध हमारा हो जाता है? सिम्बायोटिक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगर हम बात करें सिम्बायोटिक की, तो कहोगे सर ये जो हमारा सिम्बायोटिक है, ये जो हमारा सिम्बायोटिक है, तो इसको देखेंगे सिम्बायोटिक हमारा क्या है। सिम्बायोटिक बेटा हमारा क्या है? कहोगे सर अजोला और क्या है? अजोला और जो एनाबीना है ना, अजोला है, अजोला, अजोला और एनाबीना, ठीक है ना। अजोला और एनाबीना बेटा ये क्या है? सिम्बायोटिक है। अजोला और अजोला और क्या? एनाबीना। अजोला और क्या है? एनाबीना। ये क्या है? तो कहोगे सर सिम्बायोटिक है हमारे। क्या है? सिम्बायोटिक है, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि जो अजोला है और ये क्या है, तो कहोगे सर सिम्बायोटिक है। तो हैं तो लेकिन करते क्या? तो कहोगे जहां एनाबीना जो है, जहां जहां एनाबीना, एनाबीना, एनाबीना जो हमारा है, एनाबीना क्या? तो कहोगे एनाबीना N2 फिक्स करता है। ये क्या करता है? तो N2 फिक्स करता है। ये N2 फिक्स करता है, ये N2 फिक्स करता है, ठीक है। और अजोला क्या करता? तो ये इसको आश्रय देता है बेटा। अजोला आश्रय देता है, अजोला आश्रय देता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि अजोला और एनाबीना क्या है, तो कहोगे सर ये सिम्बायोटिक है हमारे। क्या है? सिम्बायोटिक है। जहां एनाबीना क्या करता है? N2 फिक्स करता है, और अजोला क्या करता है? आश्रय देता है। क्या करता है? आश्रय देता है। और बात की जाए इस अजोला की, तो कहोगे सर अजोला जो होता है हमारा चावल के खेतों में जैविक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होता है। क्या? जो अजोला है ये चावल के खेतों में, कहां पर? तो अजोला चावल के खेतों में किस रूप में? तो जैविक उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लिख लेना जो अजोला है हमारा, जो हमारा क्या है बेटा? अजोला है, जो हमारा अजोला है कहां पर यूज होता है? तो कहोगे सर चावल के खेतों में। कहां? तो चावल के खेतों में, चावल के खेतों में किसके? जैविक उत्प्रेरक के रूप में। कहां? तो जैविक उत्प्रेरक के रूप में, जैविक उत्प्रेरक के रूप में,
उपयोग होता है। ठीक है ना बेटा। तो अजोला और एनाबीना क्या है, सिम्बायोटिक है, जहां पर एनाबीना और एन2 फिक्स करता है, अजोला क्या करता है, आश्रय देता है। और अजोला क्या होता है, तो अजोला हमारा बेटा चावल के खेतों में जैविक उत्प्रेरक के रूप में क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है ना। और अजोला है क्या, तो पूछा है तो ये एक फर्न है लेकिन बीज नहीं बनाता है। अजोला क्या है, तो कहोगे सर ये एक फर्न है लेकिन बीज नहीं बनाता है, लेकिन लेकिन बीज नहीं बनाता है, बीज नहीं बनाता है। ठीक है ना। तो अजोला हमारा क्या है, कहोगे सर ये एक फर्न है लेकिन बीज नहीं बनाता है, हमारे किससे, स्पोर से, किससे, स्पोर से कह सकते हो। ठीक है ना। तो अजोला क्या है, तो अजोला एक, अजोला फर्न है लेकिन बीज नहीं बनाता है, स्पोर से। तो ध्यान रखना ये क्या है बेटा, तो ये हमारे हो जाते हैं सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। ठीक है ना। प्रतिस्पर्धा अभी आपको बताया ही था आपने, पिछला जो क्वेश्चन हुआ। ठीक है। और शिकार आप सभी लोग जानते हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एक समुदाय में एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति के बीच का संबंध जो अंतः क्रियाओं के माध्यम से विकसित हुआ है उस पर आधारित है। द रिलेशनशिप बिटवीन वन स्पेसीज एंड अनदर विद इन अ कम्युनिटी दैट हैज एवलप्ड थ्रू इंट्रैक्शंस इज बेस्ड अपॉन, ऑप्शन इज केवल भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता और तरीके पर, केवल आश्रय प्राप्त करने की आवश्यकता और तरीके पर, केवल प्रजातियों की आदतों पर, या इन सभी पर। तो क्या कह रहा कि एक समुदाय की प्रजाति, एक समुदाय में एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति के बीच का संबंध जो है इन सभी पर डिपेंड होता है, कि केवल भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता और तरीके पर, केवल आश्रय प्राप्त करने की आवश्यकता और तरीके पर, केवल प्रजातियों की आदतों पर। तो आप ध्यान रखोगे किस पर, तो कहोगे सर इन सभी पर। अगर हम बात करें प्रजातियों के बीच के संबंध की, तो क्या होता है, प्रजातियों के बीच जो संबंध है भोजन, आश्रय, आदतों और जितनी भी अंतःक्रियाएं हैं सब पर आधारित होते हैं। तो लिख लो बेटा, क्या जो हमारी प्रजातियां होती हैं, प्रजातियों, जो हमारी प्रजाति होती, प्रजातियों के बीच संबंध, प्रजातियों के बीच संबंध, प्रजातियों के बीच जो हमारे क्या है, प्रजातियों के बीच संबंध किस पर, तो कहोगे सर भोजन ले लो, भोजन ले लो, आश्रय ले लो, आदतों ले लो, क्या क्या, भोजन ले लो, आश्रय ले लो, आदतों ले लो, और जितनी भी अन्य अंतःक्रियाएं हैं, और अन्य अंतःक्रियाओं पर, किस पर, और अन्य अंतःक्रियाओं पर, अंतःक्रियाओं पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। तो प्रजातियों के बीच संबंध भोजन, आश्रय, आदतों और अन्य अंतःक्रियाओं पर क्या होते हैं बेटा, आधारित हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो जो एक समुदाय में एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति के बीच का संबंध है वो किस पर, तो इन सभी पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बेटा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कह रहा कि जनसंख्या में कमी किसके द्वारा होती है, जो जनसंख्या में कमी है किसके द्वारा होती है, मृत्यु दर, उत्प्रवास, इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो ध्यान रखना अगर हम बात करें किसकी, जनसंख्या में कमी की, तो ये आपकी मृत्यु दर और उत्प्रवास दोनों से होती है। किससे, ध्यान रखना जो जनसंख्या में कमी है, जो जो आपकी जनसंख्या में कमी है, जनसंख्या में बेटा क्या है आपकी कमी है, तो ये किससे, मृत्यु दर और उत्प्रवास, मृत्यु दर और उत्प्रवास दोनों से ही होती है। ठीक है ना। तो जनसंख्या की कमी की बात करें तो किससे, अगर हम बात करें मुख्य रूप से मृत्यु दर और उत्प्रवास से तो हो गई, लेकिन किसके कारण, तो कहोगे सर पारिस्थितिकी का जो संतुलन होता है हमारा, किसका, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो कहोगे सर जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को प्रभावित करती, किसको, जो जो किसको प्रभावित करती, तो कहोगे सर जो पारिस्थितिकी, जो पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम के संतुलन को, के संतुलन को क्या करती है, प्रभावित करती है,
के संतुलन को क्या कर देती है बेटा, के संतुलन को प्रभावित करती है, के संतुलन को प्रभावित करती ना। मृत्यु दर क्या होती, तो मृत्यु दर आपकी यही होती कि जीवों की जो मौत होती है उसकी दर। मृत्यु दर क्या होती, तो कहोगे सर मृत्यु दर हमारी जो होती है, तो ये कहोगे मृत्यु दर क्या होती, तो जीवों की मौत की दर है, क्या है, जीवों की मौत की दर, मतलब जो जीव है उनके मरने वाली की जो दर है वही हमारा क्या है बेटा, वही मृत्यु दर है, ठीक है ना। और उत्प्रवास क्या होता, तो उत्प्रवास कहोगे सर जीवों किसी भी क्षेत्र में जीवों का बाहर जाना वही कहलाता है, क्या, जीवों का बाहर जाना, जीवों का बाहर जाना, ठीक है ना। तो मृत्यु दर क्या है, जीवों की मौत की दर, और उत्प्रवास क्या है, जीवों का बाहर जाना। यही आपकी जनसंख्या कमी होती है बेटा, और करती क्या, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम है हमारा, उसके संतुलन को क्या कर देती है, उसके संतुलन को प्रभावित कर देती है। तो बात समझ गए ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों, मृत्यु दर और उत्प्रवास से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा कि बताओ प्रति 1000 प्रति वर्ष जन्मों की दर क्या, द रेट ऑफ बर्थ्स पर 1000 पर ईयर। ऑप्शन इस मृत्यु दर, महत्वपूर्ण दर, जन्म दर या वृद्धि दर। तो कह रहा कि प्रति वर्ष जन्मों की दर, अगर जन्मों की दर पूछा गया तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, जन्म दर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, जन्म दर। कह रहा कि बताओ जन्म दर क्या है, तो कहोगे सर जो जन्म दर होती है हमारी 1000 प्रति पर, जो भी है 1000, या मतलब 1000 पे काउंट करोगे तो जन्म दर जो होती है व्यक्तियों पर, कित पर लिखो, जन्म दर हमारी प्रति 1000 बेटा, किस पर, प्रति 1000 व्यक्तियों पर, प्रति 1000 व्यक्तियों पर, प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष जन्मों की संख्या है, प्रति वर्ष जन्मों की संख्या है, प्रति वर्ष जन्मों की क्या है बेटा, प्रति वर्ष जन्मों की संख्या है, जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, जो जनसंख्या वृद्धि का क्या है। तो आपसे कहा गया कि बताओ प्रति 1000 प्रति वर्ष जन्मों की दर क्या कहलाएगी, तो कहोगे सर जन्म दर। और जन्म दर होती क्या, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष जन्मों की संख्या, मतलब प्रति वर्ष कितने जन्म है उनकी संख्या, जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो बात समझ गए ना। जन्म दर क्या हो जाएगी, तो कहोगे सर जन्म दर हमारी 1000 व्यक्तियों पर प्रति जन्मों की संख्या, जो हमारी जन्म दर को प्रभावित करती है। अगर हम कहें कि जन्म दर की गणना करो तो क्या करोगे, जन्म दर की गणना की अगर हम बात करें कि कैसे निकालोगे जन्म दर की गणना, अगर करो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, कहोगे सर जन्मों की संख्या बटे कुल जनसंख्या, क्या, जन्मों की संख्या बटे कुल जनसंख्या इंटू 1000, क्या हो जाएगा, जन्मों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुणे 1000, ये आपका हो जाएगा क्या, जन्म की दर। क्या हो जाएगा, जन्म की दर, मतलब प्रत्येक वर्ष आपकी कितने जन्म हुए उनकी संख्या निकाल लो, और कुल जनसंख्या कितनी थी उससे भाग दे दो और मल्टीप्लाई करा दो 1000 से। तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, जन्म दर की गणना यानी परसेंट में हमें पता चल जाएगा क्या हुई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बेटा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका जन्म दर, ठीक है ना। कह रहा कि बताओ मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। जो मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है, ऑप्शन है आपका इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी डेमोग्राफी, ऑप्शन सी यूजेनिक्स एंड लास्ट है जैव भूगोल। तो ध्यान रखना जो मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है बेटा उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं, जो हमारा मानव जनसंख्या है, मानव जनसंख्या इसका वैज्ञानिक अध्ययन बेटा, वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कहोगे डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। जो मानव जनसंख्या का अध्ययन वो क्या कहलाता है, तो कहोगे डेमोग्राफी। और जो पारिस्थितिकी है, तो पारिस्थितिकी क्या है, तो पारिस्थितिकी की बात करोगे जीवों और पर्यावरण के बीच,
किसके? जीवों और हमारे क्या? पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कह सकते हो, के बीच संबंधों का अध्ययन। ये हमारा क्या होता है? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ठीक है ना? तो आपका मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। और अगर हम बात करें जीवों और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहोगे सर पारिस्थितिकी। अगर हम बात करें यूजेनिक्स का तो कहोगे सर आनुवंशिक सुधार का अध्ययन है। क्या है? आनुवंशिक सुधार का अध्ययन। आनुवंशिक सुधार का अध्ययन। आनुवंशिक सुधार का अध्ययन ये क्या है? तो कहोगे सर यूजेनिक्स है हमारा। क्या है? तो कहोगे यूजेनिक्स है। ठीक है ना? तो यूजेनिक्स क्या होता है? आनुवंशिक सुधार का अध्ययन। और बचा क्या आपका? जैव भूगोल, तो जीवों के वितरण का अध्ययन। क्या? जीवों के वितरण का अध्ययन। यहां पे लिख लो, जीवों के वितरण का अध्ययन। क्या होता है बेटा? तो कहोगे क्या होता है? जैव भूगोल। ठीक है ना? ये स्टडी आपको बेटा सभी ध्यान रखनी है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। अगर हम पारिस्थितिकी की बात करें तो पारिस्थितिकी क्या होता है? जीवों और पर्यावरणों के संबंधों का अध्ययन हमें दर्शाता है। अगर बात करें आनुवंशिक सुधार का अध्ययन तो इसे कहते हैं यूजेनिक्स। अगर बात करें मानव जनसंख्या का अध्ययन जो आपसे पूछा गया था, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डेमोग्राफी। अगर जीवों के वितरण का अध्ययन पूछा जाए तो कहोगे क्या? उसको कहते हैं सर जैव भूगोल कहते हैं ना। तो बात ध्यान रखना, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डेमोग्राफी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कह रहा बताओ उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तेज कमी को क्या कहा जाता है? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तेज कमी को क्या कहा जाता है? रैपिड डिक्लाइन इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट इज ऑप्शन इज जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या क्रैश, जनसंख्या विस्फोट, या इन सभी। तो ध्यान रखना उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में जो तेज कमी होती उसको हम लोग जनसंख्या क्रैश कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको जनसंख्या क्रैश कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या क्रैश कहते हैं, यानी पॉपुलेशन क्रैश कहते हैं। तो ध्यान रखना ये क्या होती है? उच्च मृत्यु दर से अचानक तेज कमी है। मतलब अगर हम बात करें जनसंख्या क्रैश मतलब अचानक से नहीं, एक जहाज में कई सारे व्यक्ति जा रहे तो जहाज अचानक से क्या हो गया? क्रैश हो गया। अभी हाल ही की बात है, आपने सुना भी होगा, अहमदाबाद में एक जहाज जो अपनी उड़ान मात्र 5 मिनट पहले ही भरा था, और वो क्या हुआ? 5 मिनट पहले ही अपनी उड़ान को भरा हुआ था और वो क्रैश हो गया अहमदाबाद में। एक हॉस्पिटल, कहोगे हॉस्पिटल, आप कह सकते हो नीट के छात्र थे उसमें। क्या? नीट के छात्र थे जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे उसी बिल्डिंग के ऊपर। तो उसी बिल्डिंग के ऊपर क्रैश हो गया। तो ये क्या है आपका? इसमें 300 के आसपास लोग थे, ये क्रैश के द्वारा मारे गए। तो यही आपका क्या है? जनसंख्या क्रैश। मतलब अचानक से उच्च मृत्यु दर में क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो लिख लेना बेटा, अगर हम बात करें जनसंख्या क्रैश की, किसकी? जनसंख्या क्रैश। अगर हम बात किसकी करें? जनसंख्या क्रैश। तो जनसंख्या क्रैश क्या कहोगे सर? ये हमारी उच्च मृत्यु दर से अचानक, उच्च मृत्यु दर से अचानक तेज कमी है। क्या है? अचानक तेज कमी है। क्या है? तेज कमी है। जैसे महामारी कह सकते हो। क्या? जैसे महामारी या संसाधन कमी से। क्या? संसाधन कमी से, महामारी या संसाधन कमी से। ठीक है ना? क्या कह रहा है? जनसंख्या क्रैश क्या? उच्च मृत्यु दर से अचानक तेज कमी है, जैसे महामारी या संसाधन। महामारी देखी अभी आपने क्या आई थी 2020-21 में, आपने देखी कोरोना। कोरोना में क्या थी? वो एक महामारी थी। मतलब उसमें कई सारे व्यक्ति अचानक से मर रहे थे। ये क्या है? हमारी महामारी। मतलब उच्च तेजी से मृत्यु होना, जनसंख्या क्रैश होना। तो ये क्या है? महामारी बेटा। संसाधन कमी से, अगर किसी चीज के संसाधन नहीं है, उसकी भी कमी है, तो उससे भी क्या है? तो आप कहोगे, अगर बात हम करें जनसंख्या घनत्व की, अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? व्यक्ति क्षेत्र है, क्रैश से घटता है। क्या है? जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें
तो ये क्या है, व्यक्ति क्षेत्र, क्या व्यक्ति क्षेत्र बेटा, व्यक्ति क्षेत्र है जो क्रैश से क्या होता है, घटता है, जो क्रैश से क्या होता है, जो क्रैश से, जो क्रैश से क्या होता है, जो क्रैश से क्या होता है, जो क्रैश से घटता है, बात समझ गए ना। और क्रैश में क्या होता है बेटा, मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाती है, क्या, जो आपके क्रैश की हम बात करें, अगर हम बात करें क्रैश में, तो क्रैश में क्या होता है, कहोगे सर जो क्रैश होता है इसमें मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाती है। क्रैश में क्या होता है, जो हमारी जो मृत्यु दर है जन्म दर से अधिक हो जाती है, क्या होता है, जन्म दर से अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है ना। तो आप ध्यान रखना बेटा, जनसंख्या क्रैश क्या एक महामारी भी कह सकते हो, या आप उसको कह सकते हो संसाधनों की कमी से होना। क्रैश मतलब आप सभी लोग जानते हो, क्रैश हो गया तो मतलब खत्म, समाप्त, तो वही है जनसंख्या क्रैश। उच्च मृत्यु दर से अचानक तेज कमी है, जैसे महामारी या संसाधन कमी से। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो कहोगे सर व्यक्ति क्षेत्र है जो क्रैश से क्या हो जाता है, घट जाता है, जो क्रैश से क्या होता है, घट जाता है। अगर बात हम क्रैश की करें तो ये क्या होता है, मृत्यु दर है जो जन्म दर से क्या होती है, जो मृत्यु दर से अधिक होती है। अगर हम बात जनसंख्या विस्फोट की करें तो ये तेज वृद्धि है, क्या जनसंख्या जो विस्फोट है हमारी तेज वृद्धि है उच्च जन्म दर से, लिख लो। अगर बात जनसंख्या विस्फोट की करें, अगर बात हम जनसंख्या विस्फोट की करें, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट की करें, तो जनसंख्या विस्फोट क्या, तो कहोगे सर ये जनसंख्या विस्फोट है आपका तेज वृद्धि उच्च जन्म दर से, क्या है, तेज वृद्धि उच्च जन्म दर से, उच्च जन्म दर से, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना बेटा, आपसे पूछा क्या गया था कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में एक तेज कमी को क्या कहते हैं, जब तेज कमी होती है तो उसी को कहते हैं क्रैश भस्म, क्या, तेज भस्म। तो बात समझ गए ना। अब हम लोग देखेंगे क्या कह रहा, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या लगभग कितनी थी। कब की बात कर रहा, सन 1991 ईस्वी की। तो कह रहा था 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या लगभग कितनी थी। ऑप्शन इज 30%, ऑप्शन बी 34% एंड सी 51% एंड लास्ट डी। तो ध्यान रखना 1991 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो जो भारत की शहरी जनसंख्या थी वो हमारी कितनी थी, 24% थी। कितनी थी, 24% थी। लगभग थी तो 25% के आसपास, लेकिन ऑप्शन एक ही है आपका, 25% के आसपास थी, 25 से भी थोड़ा प्लस थी, लेकिन ऑप्शन एक ही है आपका 24%। तो आप किसको टिक कर रहे होगे, 24% को टिक कर रहे होगे, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख लो। अगर हम बात किसकी करें बेटा, 1991 में, किसके, जनगणना के अनुसार। भाई जनगणना से ही तो हमें पता चलता है, जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या, किसकी बात कर रहा है, तो भारत की शहरी जनसंख्या, भारत की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का लगभग, लगभग, लगभग बेटा कितना, 25.7% थी, 25.7% थी, लिख लो परसेंट, परसेंट थी। जो 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 आपके अगर विकल्प के हिसाब से देखें तो एक ही विकल्प है जो उसके निकटतम है, तो कहोगे जो विकल्प डी के निकटतम है, जो विकल्प डी के निकटतम कह सकते हो ना। तो अगर एग्जैक्ट पूछी जाए कि 1991 में किसके अनुसार, अगर हम जनगणना के अनुसार देखें तो जो हमारी शहरी जनसंख्या थी भारत की कुल जनसंख्या का कितना थी, कुल जनसंख्या का बेटा थी 25.7%। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए, अगर ना हो तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलें तो बेटा ऑप्शन में आपको इसके निकटतम दिया गया है 24%। तो आपको कितना हो जाएगा, आपकी राइट जो हो जाएगी 24% हो जाएगी, आपकी राइट जो हो जाएगी 24%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें कुल जनसंख्या की तो लिख लो, अगर हम 1991 में कुल जनसंख्या, 1991 में कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी, इतनी मिलियन थी बेटा,
इतनी, ठीक है ना। और अगर हम कहें ये शहरी जनसंख्या कितने मिलियन थी, शहरी जनसंख्या 217.18 मिलियन थी। लेकिन आपसे इतना पूछा नहीं जाएगा, आपसे बस शहरी जनसंख्या पूछा जाएगा जो आपकी 25.60% थी, 7%। ऑप्शन के हिसाब से चलें तो 24% थी। अगर सपोज पूछ लिया गया तो बता देना 84,642 मिलियन थी, 84,642 मिलियन थी। अगर इसका परसेंट निकालोगे तो फॉर्मूला में रख के निकालोगे, ठीक है ना। कह रहा सबसे ठोस और आसानी से, सबसे ठोस और आसानी से योग्य इकाई क्या है, योग्य इकाई क्या है, तो कहोगे सर ऑप्शन दिया गया कोशिका यानी सेल, ऊतक यानी टिश्यू, ऑर्गन्स यानी अंग एंड व्यक्तिगत जीव इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, व्यक्तिगत जीव। अगर हम बात करें बेटा कोशिका की, अगर हम बात करें किसकी, कोशिका की, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कोशिका की, ठीक है ना। अगर हम बात करें कोशिका की तो क्या है, ध्यान रखना, अगर हम बात करें कोशिका की तो कोशिका हमारा क्या है, जो कोशिका है, कहोगे सर कोशिका क्या है, तो कोशिका हमारी जीव की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, जीव की सबसे छोटी इकाई है हमारी, जीव की सबसे छोटी इकाई है, जीव की सबसे जीव की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। जीव की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। और अगर हम बात करें कोशिका के अध्ययन की, कोशिका के अध्ययन की यानी स्टडी ऑफ बेटा क्या, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल या कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहोगे सर कोशिका का अध्ययन हमारा कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, तो कहोगे साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी, ठीक है ना। क्या कहलाता है, तो कहोगे सर साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का जो अध्ययन होता है। अगर हम बात करें कोशिका विज्ञान के जनक कौन हो जाते हैं, जिन्होंने कोशिका की खोज की, तो कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, तो कहोगे सर कोशिका की खोज करने वाले, सेल की खोज करने वाले, डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल कौन हो जाते हैं, तो कहोगे सर रॉबर्ट हुक। कौन हो जाते हैं, रॉबर्ट हुक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं बेटा, तो कहोगे रॉबर्ट हुक हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक, अगर इन्होंने खोज की तो यही तो कोशिका विज्ञान के पिता भी हो जाएंगे। तो लिख लो कोशिका विज्ञान के पिता भी यही थे, कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक या फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ सेल कह लो या फादर ऑफ साइटोलॉजी कह लो, ठीक है ना। कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज तो तुम्हारे बेटा रॉबर्ट हुक ने की। और खोज अगर इन्होंने की तो जनक भी कौन होंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी, यही जनक भी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कोशिका आगे चल के दो भागों में विभाजित हो गई, एक हो गई तुम्हारी पहले विभाजित होती है डेड सेल में, और एक हो गई बाद में लिविंग सेल में। यही दो भागों में विभाजित हो जाती है, डेड सेल यानी मृत कोशिका कहोगे, और लिविंग सेल जिसे आप कहोगे जीवित कोशिका। जो डेड है भैया वो मरा हुआ है, और जो लिविंग है वो क्या है, जीवित है। तो डेड सेल की खोज करने वाले, ध्यान रखना 1665 ईस्वी में इसकी खोज होती है। कब होती है, 1665 ईस्वी में होती। और इसकी खोज भी कौन करता है, तो इसकी खोज आपके यही रॉबर्ट हुक के ही द्वारा की जाती है। सन 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज कौन करता है, तो कहोगे सर रॉबर्ट हुक के द्वारा की जाती। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा की जाती। अगर हम बात करें अपनी लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज, तो सन 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की जाती है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा बेटा, किसके द्वारा की जाती, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो जो हमारी कोशिका थी इसकी खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। अगर खोज जिसने की तो वही तो उसका पिता यानी जनक भी हो गया, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी भी हमारे कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। फिर उसके बाद यही कोशिका यानी जो सेल है, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर तो बना है। तो ये जो सेल है ये क्या है, आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक क्या हो गई डेड सेल और एक हो गई लिविंग सेल। और जो डेड सेल था इसकी खोज 1665 ईस्वी में हमारे रॉबर्ट हुक ने कर दी, और जो लिविंग सेल है उसकी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कर दी। अब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और रखनी है, थोड़ी सी जानकारी और रखनी है बेटा। जो हमारे ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक,
ठीक है ना। कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इनके बारे में थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है। क्या? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? तो इनको कहा जाता था फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब इनको सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता था। तो क्यों कहा जाता? तो कहोगे सर इन्होंने बहुत ही छोटी छोटी चीजों की खोज की, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें किसकी? माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। जिसको देखने के लिए किसको? माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता। तो ध्यान रखना, इन्हें क्या कहा जाता है? तो कहोगे सर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहोगे? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना, यानी सूक्ष्म जैविकी के पिता, सूक्ष्म सूक्ष्म जैविकी के पिता। इन्हें क्या कहते हो? तो कहोगे सर सूक्ष्म जैविकी के पिता कहते हो। क्यों कहते हो? तो इन्होंने खोज की किनकी? उनकी जो बहुत ही छोटी स्मॉल थी, और जिनको देखने के लिए हमें किसकी? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती। जिसको देखने के लिए हमें किसकी? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती। और ध्यान रखो साथ ही साथ इन्होंने क्या? बैक्टीरिया की भी खोज की थी। इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की बेटा। इन्होंने इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की थी। इन्होंने क्या? इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी की, ठीक है ना। बैक्टीरिया यानी जीवाणु। डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज करने वाले भी कौन थे? डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज करने वाले भी कौन थे? यही थे ना। तो साथ ही साथ कहोगे सर इन्होंने किसकी? और स्पर्म सेल की भी खोज की। क्या? इन्होंने शुक्राणु कोशिका भी खोजी थी। इन्होंने शुक्राणु कोशिका की भी खोज की थी। शुक्राणु कोशिका की खोज भी करने वाले यही थे। शुक्राणु कोशिका की खोज, शुक्राणु कोशिका की खोज किसने की? तो कहोगे सर डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ कौन? स्पर्म सेल। डिस्कवरी ऑफ स्पर्म सेल, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका की भी खोज करने वाले हमारे यही थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इतनी सारे काम इन्होंने कर दिए, इतने सारे काम कर दिए, और ये सब क्या है? बहुत ही सूक्ष्म है, यानी बहुत ही छोटे हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? तो इसलिए हम इनको कहते हैं क्या? सूक्ष्म जैविकी का पिता। और इनको देखने के लिए हमें किस चीज़ों की सभी को आवश्यकता पड़ेगी? तो कहोगे सर इनको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से। इनको हम किससे देखेंगे? तो कहोगे सर इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। इनको देखने के लिए हमें किसकी? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। यानी इनको देखा जाएगा किससे? माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टिक कर लिया था हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर। हाँ, तो व्यक्तिगत जीव भैया इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। व्यक्तिगत जीव इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ एक ही प्रकार के जीवों में दो रूपों की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? जो एक ही प्रकार के जीव हैं उनमें दो रूपों की अगर उपस्थिति है तो उसको क्या कहोगे? डाइमॉर्फिज्म, ट्राइमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, या इनमें से कोई नहीं। भैया दो लोग हैं तो दो के लिए क्या होता है? डाई। अगर तीन लोग होते तो उसके लिए क्या? ट्राई। तो ध्यान रखना, दो लोगों की बात की गई है कि एक ही प्रकार में कितने? एक ही प्रकार के दो रूप। तो इसको क्या कहोगे? उसको कहोगे डाइमॉर्फिज्म। अगर हम बात करें एक ही प्रजाति के जीवों में दो अलग अलग रूपों की उपस्थिति, किसमें? डाई डाइमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा है? तो डाइमॉर्फिज्म की। मतलब एक ही प्रजाति के जीवों में दो अलग अलग, ठीक है ना। क्या? एक ही प्रजाति के एक ही एक ही प्रजाति एक ही प्रजाति के जीवों में एक ही प्रजाति के जीवों में क्या? दो अलग अलग रूपों की उपस्थिति। दो दो अलग अलग दो अलग अलग रूपों की उपस्थिति है। क्या है? रूपों की उपस्थिति है। रूपों की उपस्थिति है। जैसे जैसे नर और मादा में भिन्नता। क्या? नर और मादा में क्या बेटा? भिन्नता, ठीक है ना।
नर और मादा में क्या हो जाएगा, भिन्नता। यौन डॉन, अगर पूछा है क्या कौन सा, तो कहोगे यौन डाइमॉर्फिज्म, यौन डाइमॉर्फिज्म। कौन सा, तो यौन डाइमॉर्फिज्म। तो ठीक है, ध्यान रखो डाइमॉर्फिज्म एक ही प्रजाति के जीवों में अलग अलग कितने अलग अलग रूपों की उपस्थिति, जैसे नर और मादा में भिन्नता, तो ये डाइमॉर्फिज्म। अगर बात करें ट्राइमॉर्फिज्म, तो ट्राई में कितने होंगे, ट्राइमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें, ट्राइमॉर्फिज्म की अगर हम बेटा बात करें, तो इसमें किसकी बात होगी, ट्राई का मतलब तीन रूपों की उपस्थिति होगी। कितने रूपों की, तीन रूपों की उपस्थिति, तीन रूपों की उपस्थिति, तीन रूपों की उपस्थिति होना, ठीक है ना। और अगर पॉली में बात करें, तो पॉली मतलब कई सारे, तो कई रूपों की उपस्थिति होना। डाइमॉर्फिज्म, तो इसमें कहोगे सर दो रूपों की उपस्थिति होना। ट्राइमॉर्फिज्म, तीन रूपों की उपस्थिति होना। इसमें कई रूपों की उपस्थिति होना। कितने, इसमें कई। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डाइमॉर्फिज्म। कौन सा बेटा हो जाएगा, डाइमॉर्फिज्म। और अगर हम बात करें डाइमॉर्फिज्म अध्ययन जो ये किसका, व्यवहार परिस्थितिकी में महत्वपूर्ण होता है। किसमें, व्यवहार पारिस्थितिकी जो होता है उसमें महत्वपूर्ण होता ही, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हरी शैवाल वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल रूप में कितनी कोशिकाओं से अधिक होता है। जो हमारा क्या है, हरी शैवाल है, वॉलवॉक्स में कॉलोनियल रूप में कितनी कोशिकाओं से अधिक होता है। ए ग्रीन एल्गी वॉलवॉक्स आ कॉलोनियल फॉर्म कंसिस्ट ऑफ ओवर। ऑप्शन है 100 कोशिकाएं, 1000 कोशिकाएं, तो 10,000 कोशिकाएं, 60,000 कोशिकाएं। तो ध्यान रखना बात कर रहा किसकी, ग्रीन एल्गी की बेटा, ग्रीन एल्गी की बात कर रहा। तो ये हमेशा किससे अधिक होता है, तो कहोगे सर ये 60,000 से अधिक होता है। किससे अधिक होता है, तो 60,000 से अधिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो हमारा क्या है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी से 500 से 60,000, जो हमारा क्या है, कहोगे वॉलवॉक किससे बेटा, की कॉलोनी, जो इसकी कॉलोनी है कितने से, तो कहोगे सर 500 से, 500 से कितनी, 60,000 कोशिकाओं। कितनी, 500 से लेकर 60,000 कोशिकाओं से बना होता है। 500 से लेकर 60,000 कोशिकाओं से बना होता है। 500 से लेकर 60,000 कोशिकाओं से बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। क्या होता है, 500 से लेकर 60,000 कोशिकाओं तक बना होता है। ये तुम्हें बेटा ध्यान रखना है। जो गोलाकार आकार में व्यवस्थित होती हैं, कैसी होती हैं, तो जो गोलाकार गोलाकार आकार में व्यवस्थित होती हैं। कैसे फॉर्म में, तो कहोगे गोलाकार आकार में व्यवस्थित होती हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या गया था, वॉलवॉक्स, तो कहोगे आप ध्यान रखोगे जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी है 500 से लेकर 60,000 कोशिकाओं से बनी होती है। कितने, मिनिमम 500 लेकिन मैक्सिमम 60,000 कोशिकाओं यानी सेल से बनी होती है। जो व्यवस्थित कैसा होता है, तो कहोगे सर गोलाकार आकृति में ये क्या होती है, व्यवस्थित होती है। तो ऑप्शन आपसे यही कहा गया था कि जो हमारी कॉलोनियल वॉलवॉक्स होती हैं वो किस रूप में कितनी कोशिकाओं से अधिक होता है, तो कहोगे सर 60,000। किससे, 60,000। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, 60,000, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक एक ही प्रजाति के अन्य सदस्यों को संदेश प्रसारित करने में मदद करता है। क्या करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक एक ही प्रजाति के अन्य सदस्यों को संदेश प्रसारित करने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड हेल्प इन ट्रांसमिटिंग द मैसेज टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। ऑप्शन है आपका हार्मोन, ऑप्शन है आपका टाइलिन, ऑप्शन है आपका फेरोमोन्स। इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो ये कौन होता है, तो फेरोमोन्स हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, फेरोमोन्स हो जाता है। अब बात आ रही बेटा एंजाइम की। एंजाइम क्या होते हैं, तो कहोगे सर एंजाइम को अगर हम पढ़ना चाहें तो देखो, अगर हम बात करें पाचन की, अगर बात हम किसकी करें, पाचन, जिसे आप कहते हो बेटा क्या, डाइजेशन। क्या कहते हो, पाचन। तो पाचन क्या होता है, कहोगे सर पाचन हम जहां से खाना शुरू करते हैं, जैसे हमने खाना लिया और उसको कहाँ डाला, अपने मुंह में, तो जैसे हमने खाने को अपने मुंह में डाला तो पाचन कहाँ से शुरू होगा, पाचन हमारा मुख से ही शुरुआत हो जाती है। पाचन मुख से ही शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे
टायलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, वो यहाँ पे लार द्वारा इसको क्या कर देता है, पाचन करने में मदद करता है। तो पूछा जाए कि पाचन जो होता है हमारा शरीर के किस अंग से शुरू होता है, तो कहोगे सर पाचन हमारा शरीर के मुंह यानी मुख से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद जो भोजन बचता है, भाई मुख में जितना पाचन हो पाया, उसके बाद भोजन हमारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और कैसे आएगा, तो कहोगे सर जो भोजन नीचे आता है वो गले में एक पाइप होता है। क्या होता है, एक पाइप होता है, उस पाइप को हम लोग एसोफिगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोफिगस। उस पाइप से भोजन हमारा नीचे आता है, और भोजन हमारा कहाँ आता है, पेट में आता है। फिर पेट में आता है, स्टमक में आता है। पूछा जाएगा कि बताओ पेट में हमारे भोजन का पाचन कौन करता है। कहा जाएगा कि पेट में पेट में पेट में हमारे हमारे भोजन का पाचन हमारे भोजन का पाचन भोजन का पाचन पेट में हमारे भोजन का पाचन कौन सा अम्ल करता है, तो कहोगे पाचन कौन सा अम्ल करता है, कौन सा अम्ल करता है। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें पेट में भोजन, जो पेट में हमारा भोजन है उसका पाचन कौन सा अम्ल करता है, तो वो बेटा होता है HCl। कौन सा अम्ल, HCl। और HCl क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेटा इसी का नाम ध्यान रखना, इसी को हम दूसरा नाम कहते हैं क्या, म्यूरिएटिक अम्ल। इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी का दूसरा नाम होता है म्यूरिएटिक अम्ल, भी हम इसी को कहते हैं ना। तो अगर पूछा जाए पेट में हमारे भोजन का पाचन कौन सा अम्ल करता है, तो HCl करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, यानी म्यूरिएटिक अम्ल करता है। साथ ही साथ ध्यान रखना, क्या अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा एंजाइम होता है, पेट में कौन सा एंजाइम होता है जो हमारे भोजन का पाचन कर देता है, तो कहोगे सर यहाँ पे एक एंजाइम जो होता है उसको हम कहते हैं पेप्सिन एंजाइम। कौन सा, HCl के साथ साथ एंजाइम कौन सा उपस्थित होता है, तो कहोगे सर पेप्सिन एंजाइम के द्वारा इसका पाचन होता है। पेट में कौन सा एंजाइम होता है, तो हमारा पेप्सिन एंजाइम हो जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। साथ ही साथ भोजन का तो पाचन बेटा ये कर देता है पेप्सिन एंजाइम, लेकिन वह कौन सा एंजाइम है जो हमारे पेट में दूध का पाचन भी कर देता, तो कहोगे सर पेट में जो दूध का पाचन करता है, जो हमारे पेट में दूध का पाचन करता है, पेट में दूध का पाचन जो करता है, पेट में दूध का पाचन जो करता है, जो हमारे पेट में दूध का पाचन करता है बेटा, वो कौन सा, पेट में दूध का पाचन हमारा कौन सा करता है, तो कहोगे रेनिन एंजाइम। सर कौन सा एंजाइम कर देता, रेनिन एंजाइम। बेटा ध्यान रखना कौन सा एंजाइम करता, तो रेनिन एंजाइम हमारे पेट में दूध का पाचन कर देता है। और पूछा है दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कहोगे सर दूध में कैसीन प्रोटीन होता है। कौन सा, दूध में हमारे कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, और इस दूध का पेट में पाचन करने वाला हमारा एंजाइम रेनिन एंजाइम हो जाता है। कौन सा एंजाइम हो जाता है, रेनिन एंजाइम हो जाता है। तो ये आपका था बेटा क्या, पूरा डाइजेशन सिस्टम। इसके बाद जो पेट से भोजन अब बचा हुआ, मतलब जो पच नहीं पाया, भाई मुख से पचा, जो नहीं बचा वो कहाँ आया, पाइप के द्वारा, एसोफेगस के द्वारा हमारे पेट में जो पच पाया जो नहीं पचा, अब वो कहाँ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा, कहाँ जाता है, तो वो जाएगा छोटी आंत में। पूछा जाएगा कि पाचन का अंतिम भाग कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में जाकर पाचन हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। भोजन जो है हमारा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर पूर्ण रूप से उसका पाचन क्या होता है, समाप्त होता है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से, तो कहोगे सर 3 भाग होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम। ये 3 भाग होते हैं हमारे छोटी आंत के, और इसी तीनों भाग में जाकर भोजन हमारा अंतिम रूप से क्या होता है, बिल्कुल पच के बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ये 3, तो कहोगे कहाँ, अंतिम छोर पर जाकर, तो कहोगे सर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में पाचन का पूर्ण भाग हमारा होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा पाचन भी समाप्त हो जाता है। टाइलिन आप सभी लोगों को बता दिया कहाँ मुख में पाया जाता है, स्टार्च के साथ। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा आपका सी राइट हो जाएगा, फेरोमोन्स। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 140। कह रहा कि जनसंख्या में व्यक्ति जुड़ने से क्या होता है, वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। जनसंख्या में वृद्धि जुड़ने से जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन है आपका जन्म दर, आप्रवास, इनमें से कोई नहीं और दोनों।
तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कहोगे क्या, ऑप्शन जन्म दर और आप्रवास दोनों ही हो जाएगा, जन्म दर और आप्रवास दोनों ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें किसकी, जन्म दर, तो नए व्यक्तियों के जन्म के संख्या क्या होती है, जन्म दर। जन्म दर क्या होती है भाई, हमारा जन्म हुआ तो यही तो हमारी जन्म दर है, मतलब नए व्यक्तियों की संख्या, क्या, नए व्यक्तियों के जन्म से जनसंख्या बढ़ती है, नए व्यक्तियों की, नए व्यक्तियों की क्या कहोगे, नए व्यक्तियों के जन्म से, नए व्यक्तियों के, नए व्यक्तियों के जन्म से क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, और जो किस पर, तो कहोगे प्रजनन पे, किस पर, जो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्षमता पर निर्भर है, किस पर, जो जो प्रजनन, जो प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्षमता पर क्या है, निर्भर है, प्रजनन क्षमता पर क्या है, तो कहोगे सर जो हमारी प्रजनन क्षमता पर क्या है, निर्भर। और अगर बात करें आप्रवास की, तो आप्रवास क्या है, बाहरी क्षेत्र से व्यक्तिगत आने, अगर हम बात करें आप्रवास, तो कहोगे आप्रवास क्या हो जाता है हमारा, आप्रवास की अगर हम बात करें तो आप्रवास बेटा हमारा हो जाता है कि बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी क्षेत्र से व्यक्तियों के आने से, बाहरी क्षेत्रियों, बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी क्षेत्रों से व्यक्तियों के आने, व्यक्तियों के, व्यक्तियों के आने से जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि करता है, जनसंख्या वृद्धि करता है, ठीक है ना। क्या होता है, आप्रवास होता है कि हमारे बाहरी क्षेत्रों से जो व्यक्ति आते हैं उनके कारण जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, वही होता है क्या, आप्रवास, ठीक है, वही होता है क्या, आप्रवास। जैसे आपके प्रवासी पक्षी कह सकते हो, तो ये हो गया आपका बेटा जन्म दर, ये हो गया आप्रवास, इन दोनों के ही उससे होता है क्या, वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 140 का डी, 140 का डी। 141 क्या कह रहा है, एक समुदाय में जीवों के बीच अंतःक्रिया को जैविक कारक कहा जाता है जो प्रभावित करते हैं, क्या, जो प्रभावित करते, द इंट्रैक्शन अमोंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी कार्ड एट बायोटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस। ऑप्शन है आपका एक समुदाय की संरचना, मतलब एक केवल सिंगल कम्युनिटी ओनली, एक समुदाय की रचना, मतलब कंपोजिशन ऑफ अ कम्युनिटी ओनली, एक समुदाय की कार्यप्रणाली, एक समुदाय की कार्यप्रणाली। तो अगर हम बात करें बेटा इनकी, तो ये सभी चीज़ें चाहिए, मतलब हमें संरचना भी चाहिए, स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, रचना यानी कंपोजिशन भी होना चाहिए, और कार्यप्रणाली यानी फंक्शन भी होना चाहिए, मतलब इन सभी पर, किस पर, इन सभी पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें जैविक कारण, जैविक कारण के लिए आपको प्रतिस्पर्धा भी होना चाहिए, शिकार भी होना चाहिए, समुदाय की संरचना और सब होता है, तो लिखना चाहो तो लिख लो। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें अपने जैविक कारण की, जैविक कारक, तो क्या होता, कहोगे सर जीवों के बीच अंतःक्रियाएं, ये किसके बीच हैं, तो जीवों के बीच अंतःक्रियाएं हैं, अंतःक्रियाएं, अंतःक्रियाएं हैं जो शिकार हो गया, शिकार हो गया, प्रतिस्पर्धा कह सकते हो, प्रतिस्पर्धा कह सकते हो, जो किसके, समुदाय की, जो समुदाय की, जो समुदाय की संरचना, जिसे आप क्या स्ट्रक्चर कहते हो, संरचना, रचना, और क्या आपकी कार्य प्रणाली प्रभावित करते हैं, और कार्य प्रणाली प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि जैविक कारक क्या होते हैं, तो कहोगे जैविक कारक जीवों की अंतःक्रियाएं जैसे शिकार, प्रतिस्पर्धा, जो समुदाय की मतलब संरचना, रचना और तीनों चीजें, मतलब कार्य प्रणाली भी साथ में, इन तीनों को ही प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इन सभी में, इन सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ पहले से निर्जीव या पूरी तरह से बंजर क्षेत्र में क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, पहले से निर्जीव या पूरी तरह से बंजर क्षेत्र में क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, द सीरियल चेंजेस इन प्रीवियसली प्रीवियसली स्टेरिलाइल और टोटल बैरन इज कॉल्ड, ऑप्शन इज प्राथमिक उत्तराधिकार, द्वितीयक उत्तराधिकार,
या शेर या क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स। तो अगर हम बात करें किसकी, तो ये बेटा क्या है, पहले से निर्जीव है, तो क्या है ये हमारा पहले से निर्जीव पूरी तरह से बंजर, तो ये प्राथमिक उत्तराधिकारी है। क्या है, प्राथमिक उत्तराधिकार है। क्या है हमारा, प्राथमिक उत्तराधिकार है हमारा। ध्यान रखोगे ना, प्राथमिक उत्तराधिकार। अगर हम बात करें उत्तराधिकार की, तो ये पूरी तरह से क्या है, बंजर क्षेत्र होता है। अगर हम बात करें प्राथमिक उत्तराधिकार, तो पूरी तरह से बंजर क्षेत्र। प्राथमिक उत्तराधिकार, प्राथमिक उत्तराधिकार जो हमारा क्या है, प्राथमिक उत्तराधिकार है, तो ये क्या है, पूरी तरह से बंजर क्षेत्र। क्या, पूरी तरह से बंजर क्षेत्र, पूरी तरह से क्या है, बंजर क्षेत्र, बंजर क्षेत्र। जैसे अगर हम कहें तो क्या, तो जैसे हम कहें बेटा लावा हो गया, या ग्लेशियर पर शुरू होता है, या ग्लेशियर पर शुरू होता है, जहां पर मिट्टी होती नहीं है, जहां पर क्या, जहां पर तुम्हारी, जहां मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी नहीं होती है, जहां पर, ठीक है। और ये पूछा है कहाँ से, तो कहोगे ये लाइकेन से शुरू होता है, लाइकेन या शैवाल, ये लाइकेन या शैवाल से शुरू होता है। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है, तो कहोगे यह लाइकेन, लाइकेन और शैवाल से शुरू होता है, लाइकेन और शैवाल से शुरू होता है, शैवाल से शुरू होता है। बात भैया क्लियर है ना, कि किससे शुरू होगा, तो प्राथमिक उत्तराधिकार जो होता है पूरी तरह बंजर क्षेत्र होता है, जैसे लावा या ग्लेशियर पर शुरू होता है, जहां पर मिट्टी होती ही नहीं है। अगर हम बात करें ये लाइकेन और शैवाल से शुरू होता है। एक क्वेश्चन साथ ही साथ अब और ध्यान रखना बेटा, शैवाल और कवक आ गया है, तो अगर पूछा जाए कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फंगस, कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन क्या कहते हैं, तो कवक का अध्ययन जो होता है इसको कहते हो माइकोलॉजी। क्या कहते हो, तो माइकोलॉजी। जो कवक का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हो, माइकोलॉजी। और जो शैवाल का अध्ययन होता है, शैवाल का अध्ययन होता है, जो हमारे शैवाल का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हो, तो उसको कहते हो फाइकोलॉजी। शैवालों का जो अध्ययन होता है उसको फाइकोलॉजी कहते हो। ठीक है, अगर पूछे लाइकेन क्या, तो कवक और शैवाल का ही सहजीवन है। इस कवक और शैवाल का ही सहजीवन है कौन, हमारा लाइकेन। पूछा जाए कवक और शैवाल का जो सहजीवन है वो क्या है, तो कहोगे सर लाइकेन है। और लाइकेन का अध्ययन क्या होता है, तो लाइकेनोलॉजी होता है। जो लाइकेन का अध्ययन होता है उसको कहते हो लाइकेनोलॉजी। उसको क्या कहते हो, तो उसको कह देते हो बेटा क्या, उसको कह देते हो तुम लाइकोलॉजी। तो बात समझ गए ना। प्राथमिक उत्तराधिकार जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो प्राथमिक उत्तराधिकार था ये पूरी तरह से क्या होती है हमारी, बैरन भूमि, या बैरन भूमि मतलब बंजर क्षेत्र कह सकते हो। लावा या ग्लेशियर पर शुरू होता है, जहां पर क्या मिट्टी बिल्कुल होती नहीं है। मिट्टी नहीं होगी तो क्या ये लाइकेन और शैवाल से भी शुरू होता है। जैसे हमने आपसे कहा 3 क्वेश्चन और बन जाए, तो कवक का जो अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन होता है, और इसका जो अध्ययन होता है लाइकेनोलॉजी कहलाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्राथमिक उत्तराधिकार। कह रहा बताओ साइनोकोलॉजी का अध्ययन क्या है। जो साइनोकोलॉजी वो क्या है, तो कहोगे सर जो हमारा पर्यावरण है इसका जो अध्ययन है, पर्यावरण के संबंध में समुदाय। क्या, जो हमारा पर्यावरण के क्या संबंध में समुदाय के संबंध में समुदाय, तो यही हो जाएगा आपका क्या, साइनोकोलॉजी। यही हो जाएगा आपका क्या, सिनोकोलॉजी। पर्यावरण के संबंध में क्या, संबंध में समुदाय जो होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा हमारा पर्यावरण के संबंध में समुदाय। पर्यावरण के संबंध में समुदाय ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें आइटोकोलॉजी दिया गया क्या, नहीं आइटोकोलॉजी नहीं पूछा गया। तो ऑप्शन ध्यान रखो किसकी बात कर रहा है, साइनेकोलॉजी। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा बेटा। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। 144 को देख लेते हैं। करा कि समुद्री एनिमोन और हर्मिट क्रैब का गैस्ट्रोपॉड सेल में रहने का संबंध एक उदाहरण है। किसका है, तो कहोगे म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन और कॉमेंसलिज्म और ओमेंसलिज्म। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए समुद्री एनिमोन
और हर्मिट क्रैब का गैस्ट्रोपॉड सेल में। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, इसका ऑप्शन बिल्कुल रट के जाना है। समुद्र जो समुद्री एनिमोन है ये कौन सा, हर्मिट क्रैब का गैस्ट्रोपॉड सेल में रहने का जो संबंध है उसका एक उदाहरण क्या हो जाता है, तो कहोगे सर म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन नंबर म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। अगर हम बात करें क्रैब के चलने से क्या बनते हैं, तो एनीमोन को नए भोजन की प्राप्ति होती है। क्या होता है, एनीमोन से नए भोजन की प्राप्ति होती है, तो ऑप्शन इसका बेटा राइट हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, ए राइट हो जाएगा। बस कह रहा कि बायोस्फीयर शब्द पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए उपयोग होता है जहां जहां जीवन मौजूद होता है। ऑप्शन कौन कौन सा है, ऑप्शन है लिथोस्फीयर सतह पर, बी ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर में, सी ऑप्शन है लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में, और डी ऑप्शन है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल में। तो आपसे कहा क्या, बायोस्फीयर शब्द ध्यान रखना, बायोस्फीयर शब्द बेटा पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए उपयोग होता है जहां हमारा क्या होता है, जहां हमारा जीवन मौजूद होता है। तो ऑप्शन आपको दिया गया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल में। तो इन तीनों में ही बेटा क्या हो जाता है, इन तीनों में ही हमारा हो जाता है जीवन। अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें कि बायोस्फीयर पृथ्वी का कौन सा भाग है, तो कहोगे सर जो हमारा बायोस्फीयर है, जो हमारा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग है, किसका, पृथ्वी का वह भाग है, पृथ्वी का वह भाग है जहां हमारा क्या है, जहां जीवन संभव है, जहां क्या है, जहां हमारा जीवन संभव है। जैसे जिसमें भूमि कहोगे तो भूमि क्या होगा, लिथोस्फीयर, जल क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर, और वायु क्या होगा, वायुमंडल। जैसे अगर हम कहते कौन कौन सा हो गया आपका, एक हो गया लिथोस्फीयर, क्या हो गया, लिथोस्फीयर, एक क्या हो गया बेटा, हाइड्रोस्फीयर, और एक आपका क्या हो गया, एक आपका हो गया वायुमंडल, एक हो गया आपका वायुमंडल। तो ये तीनों है ना। तो इसका संबंध बेटा किससे, इसका संबंध आपका है भूमि से, किसका, इसका संबंध आपका भूमि से, इसका संबंध हाइड्रो मतलब जल से, और इसका संबंध आपका किससे, वायु से शामिल है। तो ये तीनों ही आपके जीवन के लिए संभव है, लिथोस्फीयर भूमि, हाइड्रोस्फीयर जल, और वायुमंडल। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल। तो आप सभी लोग 145 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लोगे। और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज का। तो जितने भी क्वेश्चंस आज आपने किए आप सभी लोग इनको बहुत ही इंजॉय से पढ़ रहे होगे, और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन रहे हैं इन सभी को एक अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होगे। और क्लास को आप सभी लोगों का काम है कि शेयर जरूर कर दिया करो भैया, एक बार आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो आज हम लोग अपना 145 यानी 145 तक लास्ट रखते हैं। कल मिलेंगे इसी टाइम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।